जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों खान सर का पॉकेट जीके, जिसमें हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्त काल। दोस्तों कौन सा गुप्त काल, जो एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 11 दोस्तों गुप्त काल है। गुप्त काल को एक ही वीडियो में पूरा हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसको शुरू से लास्ट तक बनेंगे, जरूर वीडियो हेल्पफुल होगा दोस्तों। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल का जाता है दोस्तों। इस वंश को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त शासक वैश्य थे जो विष्णु का उपासक थे। ऐसा माना जाता है कि यह कुषाण शासकों का एक संबंध थे। इस वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे दोस्तों। कौन से? श्री गुप्त थे। इन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दिया था। इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश को कौशाम्बी को बनाया था। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया था। इस वंश का अगला शासक घटोत्कच था दोस्तों। इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया और इसे उपलक्ष्य में उसे राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। राजा रानी के प्रकार के कौन लिखा? सिक्का चलाया दोस्तों। इस वंश में गरुड़ मुद्राओं सर्वाधिक लोकप्रिय थे। इस वंश में सोने की मुद्रा को दिनार तथा चांदी के रूपक कहा जाता था। महाराज धीरज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त वन थे। गुप्त वंश का प्रारंभ 319 से 20 में चंद्रगुप्त वन ने चलाया था। इसी समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र उज्जैन था दोस्तों। क्या था? उज्जैन था। इसी वंश के समय महिलाओं को समाज में स्थान देना शुरू कर दिया। इस वंश की दरबारी भाषा संस्कृति थी। इसी वंश में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। प्रभावती गुप्त की पूना स्थिति ताम्रपत्र अभिलेख में श्री गुप्त का वर्णन मिलता है। पारा का आविष्कार भी इसी वंश के समय हुआ था। इस काल में गुजरात, बंगाल एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इसी काल में शतरंज का खेल प्रारंभ हुआ, जिसे चतुरंग कहा जाता है। हुनों का आक्रमण गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के समय हुआ था। सती प्रथा का वर्णन 510 ईस्वी में एर्नीय अभिलेख से मिलता है। उस समय शासक भानुगुप्त था। इस वंश का कुमारगुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब देखिए समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। यह समुद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त का पुत्र था दोस्तों। कौन? समुद्रगुप्त। इसे प्राचीन भारतीय इतिहास का महानतम शासकों में से गिना जाता है। यह कुमारी देवी का पुत्र था। यह खुद को लिच्छवी दोहोत्री कहता था। इसका बचपन का नाम काच था। समुद्रगुप्त को नीतियों का आक्रमण या विस्तारवादी थे, अतः यह अशोक का विपरीत था। इसे आर्यवत या उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिण आवर्त 12 राज्यों को पराजित कर दिया। उसने कर वसूला रहा था। इन्हीं विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की गई थी। इसीलिए B.A. स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक में लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रास्ती अभिलेख से मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख में जहांगीर शासक का वर्णन मिलता है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि महासंग विग्रह युद्ध एवं शांति का दूत या हरिसेन का है। पुराणों में कहा गया कि समुद्रगुप्त का 3 घोड़ा समुद्र का पानी पीता था, अर्थात समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक था दोस्तों। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण किया। इन्होंने विक्रम की उपाधि धारण किया और इसे कविराज भी कहा जाता है। इसी समय बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया गया था। इसने आर्यावर्त में दिग्विजय तथा दक्षिण भारत में धर्म विजय का कार्य किया। श्रीलंका में शासक मेधावर्मन ने बौद्ध गया में मंदिर बनाने के लिए
एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और अनुमति मांगी। समुद्रगुप्त ने उस मंदिर बनाने की अनुमति दे दिया। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना की, जिस कारण कविराज कहा जाता है। इस सिक्कों पर बीना बजाते हुए एक तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाए गए समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का सिक्का था दोस्तों। कौन? मयूर शैली का सिक्का था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। यह अयोग्य शासक था। इसकी पत्नी का नाम देवी था। देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ षड्यंत्र रच कर खुद के पति रामगुप्त की हत्या करा दी। इसकी जानकारी विशाखादत्त पुस्तक देवी चंद्रगुप्त में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। शाकों ने अंत कर दिया और विक्रम आदित्य की उपाधि धारण किया। विक्रम आदित्य का अर्थ होता है सूरवीर दोस्तों। इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की। इसे शाक विजेता भी कहा जाता है। इसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। परम भागवत की उपाधि इसी शासक द्वारा धारण किया गया था। इसी समय वैरागी शैली के सिक्के मिले। इसने चांदी के सिक्का चलाया और यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। यह इसके न्याय का सिंहासन पर पत्थर का बना था। इसी समय सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का हुआ था। इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें 9 रत्न कहा जाते हैं दोस्तों। 9 रत्न में सबसे प्रमुख कालिदास जो संस्कृत लेखक, रामदास जो कवि, ब्रह्ममिहिर जो खगोलविद, धनुर्धर आयुर्वेद आदि दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फाहियान भारत आए। इनकी अपनी यात्रा विवरण फ्यूकी में दिया था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त बना। यह महायान शाक के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। इसने महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है दोस्तों। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान में रावलपिंडी जिला में स्थित है। विश्व का पहला छात्रावास की सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। 1198 ईस्वी में ऐबक की सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया दोस्तों। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। इसकी अगला से एक जूनागढ़ अभिलेख मिला, जिसे यह जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्त ने हुनों पर आक्रमण का असफल रहा। हुनों पर आक्रमण करके असफल रहा दोस्तों। इसके बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे शासक हुए, जो भानुगुप्त ने अन्य अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इस वंश के विनाश के कारण हुनों का आक्रमण था दोस्तों। हुनों का आक्रमण के बाद गुप्त वंश के छोटे छोटे सामंतों में बट गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूत था दोस्तों। गुप्तकालीन की प्रशासनिक व्यवस्था। वर्तमान में हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्त काल की देन है। गुप्त काल की राजधानी कौशाम्बी है। इसी समय शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। देश का सर्वोच्च राजा होता था, जो न्याय का भी सर्वोच्च था। सबसे छोटा इकाई गांव थी, जो ग्रामिक का अधीन रहता था। इसी समय में सबसे प्रमुख अधिकारी अमात्य था, जो वर्तमान में जिला अधिकारी या डीएम के समान था। फाहियान के अनुसार इसी समय अस्पृश्यता या छुआछूत का प्रचलित थी दोस्तों। निम्न जाति के लोग चंडाल या अतज्ञ भी कहा जाता है। इसी समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था और देवदासी भी हो सकती थी। इसी समय बाल विवाह, पदा प्रथा, असती प्रथा का भी प्रचलन था। इसी समय वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। वेश्यावृत्ति में लिप्ति महिलाओं का कनिका या कुटीन कहा जाता था। इस समय गणित और ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ था। अजंता की गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। महाराष्ट्र में इन गुफाओं की संख्या 29 थी। 16, 17, 19 नंबर की गुफा गुप्त काल की है। अजंता की गुफा बौद्ध, जैन तथा हिंदू
तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश बाघ के लिए गुफाएं बनाया गया था। गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बहिमान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई, किंतु अफगानिस्तान या तालिबान आतंकवादियों ने इसे बम से उड़ा दिया। गुप्त काल का स्थापित काल। इस काल में वस्तु स्थापित चित्रकला या मूर्तिकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस काल में चैत्य और विहार के जगह मंदिर निर्माण पर विशेष बल दिया गया। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर दोस्तों, विष्णु मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भूमर जो सतान मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नाचना ठाकुर मध्य प्रदेश में। भीतर गांव मंदिर भीतरी गांव में कानपुर उत्तर प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर ईंटे से निर्मित है। विष्णु मंदिर उदयगिरी मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर खोही मध्य प्रदेश में दोस्तों। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। बनभट्ट ने सिंचाई के क्षेत्र में इस काल का घाटी यंत्र का प्रयोग का वर्णन दिया। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश को पता चलता है कि इस काल में 12 प्रकार के भूमि थी। इसी समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। भू राजस्व को खाद्य या नगद या मेघ अनाज के रूप में दिया जाता है, जो 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक हो सकता है। इस काल में कर को भाग कहा जाता है। इसे उदर्ग या अस्थायी कष्टकरों को चलाए जाने वाला एक भूमि कर था। उपरिकर या अस्थायी कृषि पर लगाने वाला कर था। गुप्तकालीन भूमि के प्रकार दोस्तों, एगो क्षेत्र जो कृषि करने के योग्य भूमि क्षेत्र, वस्तु वास करने वाले योग्य भूमि, गोचर या चरगा पशु को चारा योग्य भूमि, सील जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे सील, अपरहत बिना जोते हुए जंगली भूमि को अपरहत कहते हैं। गुप्तकालीन साहित्य दोस्तों, गुप्त काल को संस्कृत साहित्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को दरबारी भाषा संस्कृत है। काशी मथुरा पाटलिपुत्र वाल्भी आदि किस काल में शैक्षणिक केंद्र था। नालंदा महाविहार की स्थापना भी इसी समय हुआ, जो विश्वविख्यात शैक्षणिक स्थल था। गुप्त काल साहित्य लेखक मृच्छकटिम शूद्रक के द्वारा, मुद्रा राक्षस और विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया दोस्तों। विशाखा दत्त के द्वारा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया दोस्तों। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखा गया। नीतिसार कामदक के द्वारा, कामसूत्र बत्सायन के द्वारा, कुमार संभव मेघदूत रघुवंशम और ऋतुसंहार कालिदास के द्वारा, मल्लबिकनी अग्निमित्र विक्रमो सर्वोने अभिज्ञान शकुंतलम इकोची दोस्त सब कालिदास के द्वारा लिखा गया दोस्तों। स्वप्नदास भास के द्वारा लिखा गया। महाभारत वेदव्यास द्वारा। श्री सिद्धांत आर्यभट्ट, मालती माधव भवभूति गणितसार श्रीधर के द्वारा दोस्तों। और निघाटू धंधुअर के द्वारा। सुदर्शन झील में दोस्तों प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य कार्य थे निर्माण किए थे। पुष्यमित्र शैव दोस्तों। अशोक जिन्नों द्वारा। तुसापो रुद्रदामन राजा थे। ज्योतिषम जिन्नों द्वारा। विशाखा जिन्नों द्वारा। स्कंदगुप्त के समय पंडित था। हून पर देखो, हून का क्षेत्र प्रास जो ईरान से अफगानिस्तान तक था। इसकी राजधानी अफगानिस्तान के बामियान में थी। तारामान एवं मिहरू कुल के 2 प्रमुख हून आक्रमण थे। मिहरू कुल बौद्ध विरोधी तथा मूर्ति भंजक तोड़ने वाला था। स्कंदगुप्त का एक जूनागढ़ स्थित अभिलेख से हून आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसमें हून के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है। जब हून भारत पर आक्रमण किया उसी समय गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त था। यह मध्य एशिया का रहने वाला था, जो एक बराबर के खानाबदोश था। हून का 2 शाखाएं थे, एगो पश्चिमी एगो पूर्वी। भारत पर जिस हून ने आक्रमण किया यह पूर्वी शाखा का था।
चीनी साहित्य में हुन को हुंग-नू कहा जाता था। यह एक जाति समूह था जिसका कोई धर्म नहीं था। पुष्यमित्र वंश, इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र वर्धन था, जो गुप्त काल में से एक समान था। इन्होंने राजधानी हरियाणा को थानेश्वर को बनाया। इस वंश का अगला शासक प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। इन्होंने ब्रह्मभाटक या महाराजधिराज की उपाधि धारण किया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन का 3 संतान थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। दोस्तों, राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ। मालवा के अशोक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री की हत्या करने का भी प्रयास किया, किंतु राजश्री जंगल में भाग गया। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी और गौड़ बंगाल शासक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। साथ ही साथ इसने बौद्ध वृक्ष को भी कटवा दिया। वर्तमान में बौद्ध वृक्ष 6ठी पीढ़ी की है। शक शैव धर्म का अनुयायी थे। हर्षवर्धन शक की हत्या की। हर्षवर्धन के समांत 2 चुनौती थे, राजश्री का पता लगाना एवं साम्राज्य को संभालना। तो हर्षवर्धन ने दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षुक को सहयोग से राजश्री का पता लगाया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया और अपने साम्राज्य को संभालने लगा। हर्षवर्धन ने कभी भी स्वयं को कन्नौज का राजा साबित नहीं किया, बल्कि राजश्री को संरक्षक बनकर शासन किया। हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था और 3 पुस्तक थी दोस्तों, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शनी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे दोस्तों। कौन थे? बाणभट्ट। इन्होंने पुस्तक 2 लिखे, कंदावरी और हर्षचरित। हर्षवर्धन शिलादित्य भी कहा जाता है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। इस काल में चोर तथा डाकुओं का बोलबाला था। इसके समय मथुरा सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। इसी समय चीनी यात्री हेनसंग भारत की यात्रा की। 629 ईस्वी में हेनसंग ने भारत आया, तब नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्रा थे। हेनसंग की यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा शाक्य का मुनि भी कहा जाता है। शिवकी की रचना हेनसंग द्वारा किया गया था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन मतलब स्टूडेंट के साथ टीचर का भी कार्य किए। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांवों का आय हर्षवर्धन के दान के रूप में दिया। हेनसंग के दीवान को देखकर हर्षवर्धन ने 5 वर्ष पर प्रयोग में होने वाले महाभोज प्रसिद्ध के अध्यक्ष हेनसंग को बना दिया, जिसके कारण ब्राह्मणों को हर्षवर्धन का विरोध किया। कुंभ मेला का प्रारंभ हर्षवर्धन के द्वारा ही माना जाता है। कुंभ मेला किसने? हर्षवर्धन के द्वारा ही माना जाता है। हर्षवर्धन हिंदू था, किंतु बौद्ध धर्म को महायान शाखा में प्रभावित था। दोस्तों, हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। इसके समय कन्नौज में बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे पश्चिमी बौद्ध संगीति भी कहते हैं। हर्षवर्धन के समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था, किंतु कश्मीर को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया पाया। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत का अभियान प्रारंभ किया, किंतु नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने पराजित कर दिया। इसकी जानकारी पुलकेशन द्वितीय के कर्नाटक में स्थित ऐहोल अभिलेख से मिलता है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन का कोई संतान नहीं था, जिसके कारण से वर्धन वंश का पतन हो गया। हर्षवर्धन का कोई संतान था, जिसके कारण से क्या पतन हो गया। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद उत्तर भारत का राजनीतिक शून्य की स्थिति में आ गई। इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु होने पर युग परिवर्तन का काल कहते हैं। हर्षवर्धन का अंतिम बौद्ध राजा था, जो संस्कृत का महान विद्वान था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज को यमन बर्मन का शासक हुआ। दोस्तों, यह दोस्तों गुप्त काल खत्म हो गया। अगला है दोस्तों चैप्टर दक्षिण भारत
या कंप्लीट होने पर अगला आ जाएगा दोस्तों मिडिवल हिस्ट्री आ जाएगा। एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट पूर्वक खत्म होने वाला है दोस्तों। गुप्त काल कोई वन शॉर्ट रिवीजन हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर। आप लोग का दिन शुभ हो।